नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्खेड़ा में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज है 14 मार्च। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? ठीक है। और बेसिकली मेरा अभी पूछना है यूनियन पेट्रोलियम मंत्री कौन है और करंट में, अभी प्रेजेंट में। ठीक है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो है हरदीप सिंह पुरी। इस समय यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। ठीक है। अब इस रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। यह बयान लोकसभा में एलपीजी आपूर्ति पर चर्चा के दौरान दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों जो है एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि बेसिकली कुकिंग वगैरह में मेजरली यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक जो है राहुल गांधी, जो कि अपोजिशन के एक लीडर हैं, उन्होंने जो है इस पे चर्चा स्टार्ट की थी और उसी के जवाब में जो है लोकसभा में इस पे जो है बोला गया। ठीक है। सरकार का लक्ष्य 33 करोड़ से अधिक परिवारों को बिना बाधा एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए व्यावसायिक जो एलपीजी सिलेंडर हैं पर नियंत्रण उन पर लगाया गया है। तेल विपणन कंपनियां जो एमसीज होती हैं, राज्यों को औसत मासिक मांग का 20% व्यावसायिक एलपीजी आवंटित करेंगी। पहले भारत लगभग 60% एलपीजी खाड़ी खाड़ी देश बेसिकली वही जो बेसिकली खाड़ी के आसपास पड़ते हैं, यानी कि जहाँ पे अभी युद्ध वगैरह चल रहा है उनके आसपास के देशों की बात किया जा रहा है। तो पहले भारत जो है 60% जो एलपीजी है वो खाड़ी देशों से आयात करता था, लेकिन अब जो है भारत जो है अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से भी एलपीजी आयात करता है। बेसिकली डाइवर्सिफाई कर दिया है आयात को, मतलब एलपीजी आयात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है। जिससे कि अगर मान लीजिए कि किसी एक जो है देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उधर साइड में, तो और जगह से जो है आयात होता रहे और एलपीजी जो प्रॉब्लम है वो ना देखने को मिले। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मूज। स्टेट ऑफ हार्मूज आपको मालूम है, मैं पिछले कई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया। किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? कौन से ऐसे दो जल क्षेत्र है, वाटर बॉडीज है, जिनको जो है जोड़ता है स्ट्रिप ऑफ हार्मूज? एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट ऑफ हार्मूज ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आना ही आना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अरेबियन सी और रेड सी, ऑप्शन बी पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन सी मेडिटेरेनियन सी या रेड सी, ऑप्शन डी ब्लैक सी कैस्पियन सी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दो वाटर बॉडीज हैं, जल क्षेत्र हैं, जिनको जो है स्टेट ऑफ हार्मूज जो है जोड़ता है। कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई, आपको मालूम है कि इनके जो पिताजी थे जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिनकी हत्या कर दी गई इस युद्ध में अमेरिका के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में ये जो है सर्वोच्च नेता बनते हैं। तो मुज्तबा खामनेई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद रखा जाएगा। यह बयान वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन समुद्री मार्गों में से एक है। विश्व के कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यदि इस जल डमरू मध्य, इसे हिंदी में जल डमरू मध्य बोलते हैं, को बंद कर दिया जाए तो वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों स्टेट ऑफ हार्मूज को जो है बंद कर दिया गया था। ठीक है। बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे जो भी पानी के जो बेसिकली जो भी जहाज वहाँ पे थे उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा था। बट अभी इन दिनों जो है कुछ कुछ जो जहाज है, थोड़े थोड़े सिंगल डिजिट में जो जहाज है वो धीरे धीरे पास हो रहे हैं सभी देशों के, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के। ठीक है। यह जल डमरू मध्य पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है।
ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। इस मार्ग में व्यवधान से भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। पड़ सकता है क्या? पड़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रीमी लेयर सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्रीमी लेयर के बारे में आपने अक्सर जो है न्यूज में सुनते होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन ए, रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू रिच फैमिलीज। ऑप्शन बी, इंश्योर बेनिफिट रिच ट्रूली बैकग्राउंड क्लासेस। ऑप्शन सी, रिमूव रिजर्वेशन सिस्टम। ऑप्शन डी, इंक्रीज गवर्नमेंट जॉब्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर बेनिफिट्स रिच ट्रूली बैकग्राउंड क्लासेस। यानी कि आरक्षण का जो लाभ है वास्तव में जो पिछड़े वर्ग हैं वर्गों तक पहुंच पाए, इसका मतलब बेसिकली मुख्य सिद्धांत यही है क्रीमी लेयर का, कि वास्तव में जो पिछड़ा वर्ग है उन तक जो है आरक्षण का लाभ पहुंच पाए। पॉइंटर्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर बेसिकली होता क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, किधर गया? क्रीमी लेयर क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मैं अब बात करूं बेसिकली ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो ओबीसी है, ओबीसी बेसिकली पिछड़ा वर्ग है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे खासे हैं, मतलब उनका जो फैमिली स्टेटस है अच्छा है, इनकम अच्छी है ना, अच्छी लाइफस्टाइल है, तो उनको हम जो है क्रीमी लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बेसिकली कहना है कि जो अच्छा है, मतलब जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, जिनकी इनकम अच्छी है, जिनका फैमिली स्टेटस अच्छा है, उनको तो हम बेसिकली क्रीमी लेयर में डाल सकते हैं। उनको हम आरक्षण का लाभ क्यों दें? आरक्षण का लाभ सच में उन्हीं को मिलना चाहिए जो सच में इसके जो है लायक है, सच में उस तरीके से, मतलब उनकी फैमिली इनकम नहीं है, सच में वो गरीब है, उनको मिलना चाहिए। और लगभग देखा जाए तो हर जातियों में ऐसा है कि क्रीमी लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी, सही तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अदालत ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, क्रीमी लेयर की अवधारणा मुख्य रूप से ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं, के आरक्षण से संबंधित है ना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ वास्तव में पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। अदालत ने कहा कि केवल आय को आधार बनाना सामाजिक न्याय के संवैधानिक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा पहली बार इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस संगठन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का सह प्रयोजक किया, यानी कि को स्पॉन्सर किया? ठीक है, ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको UNSC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस संगठन में बेसिकली ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का सह प्रयोजक जो है भारत ने किया। पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पारित उस प्रस्ताव का सह प्रयोजक किया जिसमें ईरान के हमलों की निंदा की गई थी, यानी कि ईरान के द्वारा जो हमले किए गए थे उसकी निंदा की गई थी। प्रस्ताव में खाड़ी देशों और जॉर्डन के खिलाफ ईरान की कार्रवाइयों की आलोचना की गई थी। यह प्रस्ताव बहरीन द्वारा सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था। सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है ना। चाइना और रसिया, ये बेसिकली मतदान से इन्होंने दूरी बनाई रखी। इस मतदान में प्रस्ताव में ईरान से हमले रोकने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की गई। प्रस्ताव में स्टेट ऑफ हार्मूज में समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। बोला गया कि बेसिकली जो ट्रेड, बेसिकली जो इस तरह की शिप है, जो व्यापारिक शिप है, उनको जो है जाने दिया जाए, है ना, उस पर जो है कोई हमला न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको दोस्तों DPDP एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो
तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, इसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2023 में जो है डीपीडीपी एक्ट जो है पारित किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है और वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका पूरा नेम है। चूंकि आपको मालूम है कि आज के समय में लोगों के पास में डिजिटल डेटा है और पर्सनल डेटा है। बेसिकली जो डिजिटल पर्सनल डेटा है लोगों का, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम इस एक्ट का है बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह यह अध्ययन करेगा कि पर्सनल डेटा की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है पर्सनल डेटा की परिभाषा से रिलेटेड कि पर्सनल डेटा हम किसे समझेंगे, है ना। यह मामला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीडीपी एक्ट से जुड़ा हुआ है। एक मामला आया था, उस पर बेसिकली हो रही थी बात। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि किस प्रकार की जानकारी को व्यक्तिगत डेटा माना जाएगा। यह मुद्दा डिजिटल युग में डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि निजता के अधिकार और डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन जरूरी है। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को 2017 में जस्टिस केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इस निर्णय से कंपनियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिकों के डेटा के उपयोग के तरीकों पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने स्पेस मेडिसिन अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम एम्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कुछ पॉइंटर्स हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता अंतरिक्ष चिकित्सा यानी कि स्पेस मेडिसिन और जैव चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित है। यह सहयोग भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें माइक्रोग्रेविटी और विकिरण का मानव शरीर पर प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और चिकित्सा सहायता विकसित करना है। यह पहल भारत में स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र को मजबूत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस से संबंधित नया कानून किस देश ने पारित किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी वियतनाम। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चाइना। चाइना ने दोस्तों इस तरीके का जो है कानून पारित किया है। ठीक है, इस रिलेटेड पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। चाइना ने एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस नामक नया कानून पारित किया। यह कानून चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं के द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न जातीय समूहों के बीच एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना है। चीन में आधिकारिक रूप से 56 जातीय समूह को जो है मान्यता प्राप्त है। यह कानून आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की बात करता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे उइघुर पीपल और टाइबेटन पीपल जो तिब्बतन पीपल है जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रभाव पड़ सकता है। चीन सरकार का कहना है कि यह कानून राष्ट्रीय स्थिरता और एकता को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन बी
स्पोर्ट्स स्टार, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। करेक्ट आंसर है दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार। ठीक है, तो स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स स्टार के द्वारा जो है बेसिकली आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंटर्स देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड एक वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह है। इसे स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन, जो कि द हिंदू ग्रुप का है, के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यंग अचीवर जैसी श्रेणियां होती हैं। इसका उद्देश्य भारतीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचान देना है। तो दोस्तों ये थी आज की जो है करंट अफेयर की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करिए और वीडियो को हाइप करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।